आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो आपका री एग्जाम अगस्त महीना में करा लिया जाएगा, इसको लेकर के हम आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी और प्लस इकोनॉमिक्स से सिलेक्टेड 100 प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न है। ठीक है, और यह प्रैक्टिस सेट आपका ऑफलाइन क्लास का क्लास टेस्ट है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आंसर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप सभी जरूर इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न आपके एग्जाम में गलत आपसे होते हैं, एक प्रश्न भी आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट यानी कि क्लास इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से उस वीडियो को यानी कि क्लास को देख सके। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया। देखिए, बात किया जाए फोंटाना के द्वारा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, 200 शुक्राणु यानी कि एस्पर्म बनने के लिए कितनी बार मियोसिस के द्वारा कोशिका का विभाजन होगा। देखिए, इस प्रश्न को डिटेल में हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जा करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आप लोग देख लीजिए 50 बार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन सी में आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका 4 नंबर है, 80% से अधिक यानी कि सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, जल पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम जो कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी अंतःकोशिकीय पाचन में क्या करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं। और लाइसोसोम को ही ध्यान रखिएगा यानी कि आत्महत्या के थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में 6 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा लवक एक कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी और रिक्तिकाय भी, यह तीनों पादप कोशिका के कोशिकांग है। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी दिया गया है 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य की बात किया जाए तो कोशिका झिल्ली, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग का नाम आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि लाइसोसोम। ठीक है, आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। तो पुरकिंजे ने जो खोजा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि जीव द्रव्य को खोजा था। ठीक है, 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, रंगीन लौह को क्या कहा जाता है। तो रंगीन लौह को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जबकि अगर पूछे लाइसोसोम की खोज तो ध्यान रखिएगा यहीं पर, ठीक है, डी डबे के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, और यहीं पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर रंगहीन लौह को क्या कहा जाता है तो ल्यूक्योप्लास्ट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचनाएं पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा इसे मीसोसोम कहा जाता है। ऑप्शन ए आपके 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, तरल मोज़ेक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करें। तो ध्यान रखिएगा यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है, बिल्कुल सही है।
आगे देखिए दूसरा कथन है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, यह भी कथन सही है। तीसरा देखिए, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, यानी कि तीनों कथन यह सही दिया गया है। जब आप कूट में आंसर देखिए तो ऑप्शन डी में आपका 1, 2, 3 दिया गया है, 13 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित यानी रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपके 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसारण के कारण होता है? बताइए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, आरेखित पेशी। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, रेनवियर कौन नोड कहाँ पाई जाती है? बताइए किस प्रकार के उत्तक में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तंत्रिका उत्तक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की जो त्वचा मोटी होती है, ध्यान रखिएगा तलवे पर सबसे मोटी होती है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न को, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो मास्ट कोशिका की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा संयोजी उत्तक में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपके 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक आपसे पूछा गया है। तो इन सभी में मदद करने वाले उत्तक को एपिथेलियम उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन बी में आपके 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, श्वेत यानी कि व्हाइट फाइबर तथा पीला तंतु यानी कि येलो फाइबर पाए जाते हैं, किस प्रकार के उत्तक में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा एरियोल उत्तक, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, जटिल उत्तक बना होता है। जटिल उत्तक बना होता है, आप सभी से प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा यानी कि भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन सी 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 22 नंबर प्रश्न है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो फ्लोएम उत्तक के बारे में अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग चालनीय नलिका, यानी कि 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 23 नंबर, ध्यान रखिएगा कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पित्त किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कर्क कोशिका में जमा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, वह उत्तक दो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कैम्बियन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थ का संग्रहण करना। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा रॉबर्ट मेयर ने किया था। ऑप्शन ए आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, शीर्षस्थ विभाज्योक्ति उत्तक होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखिएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, किस समूह के एंटीबॉडीज से एलर्जी प्रतिक्रियाएं होती है? तो एलर्जी जो प्रतिक्रियाएं होती है आईजीई के द्वारा होता है। ऑप्शन बी में आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसमें उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन इस प्रश्न के लिए आपके पास दिया गया है, आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो 30 का सही जवाब ध्यान रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन से। ऑप्शन ए में आपके 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को एक साथ क्या करना है? मिलान करना है और कूट के माध्यम से 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है। ठीक है,
ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, यानी कि एनोफिलीज मच्छर से क्या होता है, तो मलेरिया होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्या होता है, तो मलेरिया होता है, यानी कि ए का मेल हो जाएगा 4 से। ठीक है, वही क्यूलेक्स मच्छर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइलेरिया हो जाएगा, यानी कि बी का मेल हो जाएगा 3 से। क्लियर। रेत मक्खी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, काला जार, यानी कि सी का मेल हो जाएगा 1 से, और सीसी मक्खी ध्यान रखिएगा, यानी कि नींद की बीमारी हो जाएगा, यानी कि 2 से मेल हो जाएगा डी का। ठीक है, देख लीजिए डी का मेल 2 से, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है 31 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है आपका, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो सबसे आम इलाज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, नीफ जीन किस में पाया जाता है। तो नीफ जीन जो पाया जाता है राइबोजियम में पाया जाता है, ऑप्शन बी आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग 34 नंबर, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। सिंड्रोम का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 34 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी को, लक्षणों का एक समूह है सिंड्रोम। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न है, जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया क्या है। बताइए कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है। तो जब इस प्रश्न को आप पढ़िएगा ना तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकेम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। धान की पैदावार यानी कि बढ़ाने वाला पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एनाबीना हो जाएगा। एनाबीना ऑप्शन डी आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। तो जीवाणुओं में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, कुंडलित डीएनए पाया जाता है, ऑप्शन बी में आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इबोला जो शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 38 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपका 39 नंबर प्रश्न है, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें जो शरीर का अंग प्रभावित होता है ध्यान रखिएगा यकृत प्रभावित होता है, ऑप्शन बी आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, रेबीज क्या है। रेबीज के बारे में आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा विषाणु जनित रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। वर्ष आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 1992 में किया गया था, जो आपकी ऑप्शन नंबर बी में 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला कथन है, सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ बहुकोशिकीय सजीवों जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव के श्रेणी में आते हैं, यह भी सही है। तीसरा है, सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तीनों का तीनों कथन सही दिया गया है, जो आपके ऑप्शन डी को देखिएगा तो आंसर में देख लीजिए 1, 2 और 3, ऑप्शन डी आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, बांस में किसमें वर्गीकृत किया गया, मतलब बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो एक प्रकार का घास हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है। जैव ईंधन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी यानी कि जेट्रोफा, ऑप्शन डी आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम यहां से पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हेलिंथस एनुनुअस हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा 46 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए साइकस। ठीक है, साइकस हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
सही कौन सा है? ध्यान रखिएगा, पहला कथन है थैलोपाइटा में सुव्यवस्थित शरीर अभिकल्प होता है, बिल्कुल गलत है आपका। और भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इधर दिया गया है। तो 47 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, यही कथन क्या है, सही दिया गया। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, भूरा शैवाल में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा विकल्प है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सही सुमेलित हिपेटिकोप्सिडा लीवर वर्टर से इसका संबंध हो जाएगा, एंथोसीरोएस्पिडा का संबंध हो जाएगा हॉर्नबर्ट से, और ब्रायोएस्पिडा का संबंध मॉस से, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन डी आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 50 नंबर प्रश्न है आपका, कुछ समुद्र खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होती है? तो आयोडीन होता है, आप सभी जानते हैं, गलकंठ या घेंघा रोग। ऑप्शन बी आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को ध्यान रखिएगा कार्टिकोल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो बीजाणु जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लेमिनेरिया हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए आप लोग, यानी कि 54 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में सही क्रम को पहचाने। ऐसे प्रश्न में काफी लोग फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सही क्रम की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, तो पहले स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर और किंगडम। ऑप्शन बी आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है पौधे का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? तो पौधे का, यानी कि पौधों का नाम देने वाला जो विज्ञान है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 54 का सही जवाब ऑप्शन बी वर्गीकी कहलाता है, सॉरी वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी में आपके 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्पीसीज जाति है, मतलब स्पीसीज को क्या कहते हैं? जाति है। क्या है? एक प्रकार का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अंतर प्रजनन करने वाले जनसंख्या। ऑप्शन सी आपके 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो त्रिकोणीय हृदय जो होता है, ध्यान रखिएगा, उभलचर यानी कि मेढक में भी होता है और सरीसृप में भी होता है, यानी कि 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? बताइए 58 का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन डी में आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल निम्नलिखित में से पाया, यानी कि में से क्या है? तो यह जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा 59 का सही जवाब चमगादड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है मानव सहस लघुम कपी है? तो ध्यान रखिएगा चिंपैंजी, यानी कि 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, गिबन के है। ऑप्शन ए आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 61 नंबर प्रश्न है मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पाला, यानी कि पालतू बनाया? तो आप सभी जानते हैं मनुष्य ने जो पालतू बनाया था, ध्यान रखिएगा कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ता, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, कैसे करते हैं? कीट अधिकांश श्वसन कैसे करते हैं? तो कीट जो श्वसन करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि वात तंत्र से करते हैं। 63 नंबर प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है, तो गुंजन पक्षी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न है मेढक का लार्वा
क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। ऑप्शन डी आपके 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है विषैली छिपकली है, इसमें से विषैली छिपकली कौन सा हो जाएगा? तो विषैली जो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, लीलोडर्मा। ऑप्शन सी आपके 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 66 नंबर जो प्रश्न है आपका, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? कारण आपसे पूछा गया है। तो जल से निकालने के बाद मछलियां वे श्वसन यानी कि श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन सी आपके 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? किस संघ के जीवों के लक्षण है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो लक्षण हो जाएगा यानी कि इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सी आपके 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न है बिच्छू का विष कहाँ होता है? तो बिच्छू का विष अगर देखा जाए तो उसके कहाँ होता है? डंक में होता है। डी आपके 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि किसको कहा, मतलब किसको कहा जाता है? तो फीता कृमि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, टीनिया सोलियम को। ऑप्शन बी आपके 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए 70 नंबर प्रश्न में कौन सा कथन सही दिया गया है? देखिए, हाइड्रा का प्रजनन अंकुटपात होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, अमीबा का होता है। दूसरा है हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, सही है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं, यह भी सही है, तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, सही है। चौथा है हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, मतलब 4 भी सही है, 2 भी कथन सही है, तीसरा भी चौथा भी, पहला केवल गलत है। तो ऑप्शन बी को देखिएगा 2, 3, 4, ऑप्शन बी आपके 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 71 से कुछ सिलेक्टेड इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन प्रश्नों को भी इस प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। आइए हम लोग इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि सम्मिलित होता है। ठीक है, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सब किस में आते हैं? कृषि क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 72 नंबर प्रश्न है लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो यह जो अवधारणा दिए थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 72 के लिए ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन है बिजली और परिवहन, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक विनिर्माण का उदाहरण है? विनिर्माण का उदाहरण आपसे पूछे, देखिए कपड़ा क्या हो जाएगा? तो विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपके 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 75 नंबर प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि बाजार के आकार पर भी, पूंजी के निर्माण पर भी, प्राकृतिक संसाधन पर भी। ठीक है, तीनों आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी दिया गया। ठीक है, 76 नंबर जो प्रश्न है आपका आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। तो भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में पहचान किया जाता है भारत को। ऑप्शन बी में आपके 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 77 नंबर प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां आयात निर्यात नहीं होता है। सी आपके 77 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 नंबर प्रश्न है आपका भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, देखिए मिश्रित भी अर्थव्यवस्था है, विकासशील भी है और खुली अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात किया जाता है, यानी कि डी आपके 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो वर्गों में बांटा है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया, ऐसे करके जो बांटा गया है, ध्यान रखिएगा 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, चलिए देखिए 80 नंबर प्रश्न है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी आपके 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न है आपका भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा समाजवादी थी। ऑप्शन बी में आपके 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है आपका किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजी अर्थव्यवस्था यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है?
तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मांग और आपूर्ति के दबावों की अनुन्नयन क्रिया। ठीक है, डी आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया पर छोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, परिभाषा ही दे दिया गया है। 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर, आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन यानी कि चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? समस्या से जो संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 84 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आय का अधिक आना। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। 85 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने में कौन सी कठिनाइयां आती है? तो राष्ट्रीय आय को मापने में जो कठिनाई आती है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 86 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि अमौद्रिक वस्तु तथा सेवाओं का अस्तित्व, राष्ट्रीय आय मापन के अनेक विधि का होना, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ों का अभाव, ये तीनों कारण हो जाएगा ऑप्शन डी आपके 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निवल राष्ट्रीय यानी कि नेट नेशनल इनकम को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो इसके लिए जो आपका यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम मूल्य ह्रास को घटा लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? निवल राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपके 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर, निम्नलिखित में कौन हस्तांतरण भुगतान है? देखिए झारखंड सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो वृद्धा पेंशन भी हो जाएगा, छात्रवृत्तियां भी हो जाएगा, भूकंप पीड़ितों को मिला वित्तीय सहायता, यह भी क्या है? स्थानांतरण भुगतान है, यानी कि तीनों स्थानांतरण भुगतान के अंतर्गत आएगा। डी में आपसे इनमें से सभी दिया गया है 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न है 89 नंबर, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण आय और घरेलू सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। डी उपयुक्त सभी आपके 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय को किन पदों में मापा जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय को मापा जो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। ऑप्शन डी आपके 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है, वैश्विक प्रयोजक आय से तात्पर्य है? तो इससे जो तात्पर्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत आय में से जब हम प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रयोजक आय प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपके 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा युग्म की अगर मैं बात कर लूं तो 92 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन सी को देखिए, जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा? जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, ऑप्शन सी आपके जीडीपी के संदर्भ में क्या हो जाएगा? जीएनपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ऑप्शन सी आपके 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 93 नंबर प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर आपसे पूछा गया है। किसको लेकर के अंतर है? देखिए अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको याद होगा तो बता सकते हैं मूल्य ह्रास को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर जारी किया? तो व्हाइट पेपर जो जारी किया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में जारी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय मापन की विधि है? राष्ट्रीय आय मापन की विधि यानी कि राष्ट्रीय आय को जो मापा जाता है, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि यानी कि वृद्धि पर भी मापा जाता है, आय विधि और व्यय विधि, तीनों हो जाएगा उपयुक्त। डी आपके 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकार यानी कि प्रकाशन समय समय पर किसके द्वारा निकाला जाता है? तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, किस समिति की संतुष्टि पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आय आकलन हेतु आधार वर्ष 2004 से 5 के स्थान पर 2011 से 12 कर दिया?
तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब अगर बात किया जाए तो यानी कि प्रणव सेन समिति, ऑप्शन डी में दिया गया है 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 98 नंबर प्रश्न है NSSO के फील्ड कार्य प्रभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भारत का प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया? तो ध्यान रखिएगा 1967 और 68 के दौरान, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी आपके 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। और इन्होंने भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? तो 20 रुपया बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप सभी लोग 100 नंबर और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? तो इसके योग को कहा जाता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपके 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने सिलेक्टेड जो प्रश्न थे बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स से हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है, जो आपके बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए भी, ठीक है। तो आप सभी जरूर कमेंट में बताइए कि आपके इस स्पेशल बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना गया है इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चाहते हैं डेली प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगे, ठीक है। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्सों के साथ, किसी स्टडी ग्रुप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए तो आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।